हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम होम साइंस में कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला है बास्ट फाइबर के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। पहला है यह प्राकृतिक तंतु होते हैं। दूसरा है यह प्रोटीन फाइबर होते हैं। तीसरा है यह सेलुलोजिक होते हैं। चौथा है कपास, कपोक, जूट बास्ट फाइबर के उदाहरण हैं। तो इसमें हमें सही को चुनना है। बास्ट फाइबर की यदि हम बात करें तो पहला इसमें है यह प्राकृतिक तंतु है, तो ये सही होगा। ठीक है, ये प्रोटीन फाइबर है, तो ये प्रोटीन फाइबर नहीं होते हैं। तीसरा है यह सेलुलोजिक होते हैं, ये भी सही है। कपास, कपोक, जूट बास्ट फाइबर के उदाहरण है, तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि कपास और कपोक जो है ये हमें बीज से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ठीक है, बीज से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं, लेकिन जूट जो है ये बास्ट फाइबर का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन देखें तो यहाँ पर 1 और 3 यानी 20 में सही होगा। बास्ट फाइबर की यदि हम बात करें, बास्ट फाइबर जिन्हें फ्लोएम फाइबर या स्किन फाइबर भी कहा जाता है। फ्लोएम यानी कि आंतरिक छाल या स्किन से एकत्र किए गए प्लांट फाइबर। कैसे प्राप्त होते हैं ये? जो पेड़ों की छाल होती है, आंतरिक छाल या उनकी स्किन, उनसे एकत्र किए गए प्लांट फाइबर होते हैं, जिनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। पेड़ों की आंतरिक छाल से कालीन, चटाई, ये सब इनसे बनाई जाती हैं। इसमें भांग, जूट, केनाफ, रेमी ये सभी शामिल होते हैं। और बास्ट फाइबर में कौन कौन से शामिल होते हैं? सीसल हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, कैंटाला हो गया, लैटोना हो गया और कैरोरिया हो गया। तो ये सब क्या है? बास्ट फाइबर के उदाहरण हैं। सेकंड है नवजात शिशु के आकलन हेतु एपगर मापनी में 2 प्राप्तांक किसके लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर हमें बताना है, एक स्केल होता है एपगर मापनी यानी एपगर स्केल, जो क्या बताता है? जन्म के समय शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करता है। तो वही स्केल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। हृदय की गति प्रति मिनट 100 से 140 धड़कन। दूसरा है निम्न परावर्तक प्रतिक्रिया। तीसरा है सुदृढ़ श्वसन तथा रुदन। फिर है देह गुलाबी तथा हाथ पैर गुलाबी होना। तो इसमें हमें सही बताना है। जब एपगर स्केल में 2 प्राप्तांक दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? तो हृदय की गति प्रति मिनट 100 से 140 धड़कन, ये आपका सही होगा। फिर है निम्न परावर्तक प्रक्रिया, तो यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी अच्छा होता है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। सुदृढ़ श्वसन तथा रुदन, ये आपका सही होगा। देह गुलाबी तथा हाथ पैर गुलाबी, ये भी सही होगा। तो यहाँ पर ए, सी और डी सही होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही होगा। एपगर मापनी के बारे में जान लेते हैं। जन्म के समय किए गए निरीक्षण को अबगार अंक के आधार पर मूल्यांकन कर शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाया जाता है। यानी जन्म के समय शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। इसे अबगार स्केल कहते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है? अबगार स्केल में इस माप के अनुसार अच्छे स्वस्थ शिशु का अंक 9 से 12 तक होता है तथा एक क्रियाशील शिशु का अंक 2 से 3 तक होता है। इसमें अबगार की फुल फॉर्म यदि हम देखें, अबगार का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस यानी स्किन का कलर कैसा है, पल्स यानी हार्ट रेट कैसी है, ठीक है, ग्रीमस यानी रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी कैसी है, एक्टिविटी टोन कैसी है, रेस्पिरेशन कैसा है यानी श्वसन की दर कैसी है। तो ये है अबगार के फुल फॉर्म। इनका मतलब अबगार में हम यही सब देखते हैं। देखिए, ये है अबगार स्कोर। कैसे हम निकालते हैं? यहाँ पर साइन दिए हुए हैं, फिर अंक दिए जाते हैं, 1 और 2 अंक, 0 अंक और 1 और 2 अंक, ये इसमें अंक दिए जाते हैं, यानी स्कोर दिया जाता है। हृदय गति यदि अनुपस्थित है तो 0 अंक दिया जाएगा। यदि 100 है या 100 से कम है तो 1 अंक, ठीक है। यदि 2 अंक किसको दिया जाता है? जिनकी हार्ट रेट जो है वो अच्छी होती है, यानी 100 से 140 के बीच में होती है, उन्हें अंक 2 दिया जाता है, ठीक है। श्वसन की दर यदि अनुपस्थित हो तो 0, अनियमित हो तो 1 अंक, ठीक है, अच्छा होता है तो 2 अंक दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर जो अंक 2 दिया जाता है या प्राप्तांक 2 दिया जाता है वो अच्छा होता है। बच्चे के जो हाथ पैर होते हैं वो भी क्रियाशील होते हैं। तीव्र क्रंदन होता है, यानी बच्चा रोता है
ठीक है, पूरा शरीर उसका गुलाबी होता है। तो ये सब इसी आधार पर आकार स्केल को इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टैपची और हूल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चिकनकारी, ऑप्शन बी फुलकारी, ऑप्शन सी चंबा कढ़ाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टैपची और हूल का संबंध किससे है? चिकनकारी से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रिल बुनाई के कपड़े हैं? ऑप्शन ए सर्ज, ऑप्शन 2 डेनिम, ऑप्शन 3 गैबर्डीन, ऑप्शन 4 ट्रेपेस्ट्री। तो इसमें हमें बताने हैं कि ट्रिल बुनाई के कपड़े कौन कौन से हैं। ट्रिल बुनाई जिसे हम तिरछी बुनाई भी कहते हैं। तो इसमें सर्ज, डेनिम और गैबर्डीन ये तीनों आपके आते हैं, यानी 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ट्रेपेस्ट्री की यदि बात की जाए तो ये आपका जैकार्ड बुनाई में आता है। ट्विल के और कौन कौन से उदाहरण हैं? सर्ज, सुराहा, डेनिम, गैबर्डीन, ट्वीड, ये सब क्या है? ट्रिल बुनाई के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जा सकता है? उपयुक्त में से सही को चुनिए। यहाँ पर अस्थायी कठोरता की बात हो रही है, तो इसमें हमें बताना है सही को। ऑप्शन 1 है उबालकर, क्लॉर्क विधि, कास्टिक सोडा मिलाकर या कैल्गन विधि द्वारा। तो किस तरीके से हम अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं? तो अस्थायी कठोरता को यदि दूर करना हो तो उबालकर, क्लॉर्क विधि, कास्टिक सोडा मिलाकर, इन तीनों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। कैल्गन विधि से हम स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। स्थायी कठोरता दूर करने हेतु उपाय 2 होते हैं। अस्थायी कठोरता को दूर करने हेतु उपाय कौन कौन से हैं? उबालकर हम कर सकते हैं, क्लॉर्क विधि द्वारा हम कर सकते हैं, कास्टिक सोडा मिलाकर हम कर सकते हैं। और स्थायी कठोरता की यदि बात करें तो इसे सोडा विधि द्वारा, परमिटेड विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा और कैल्गन विधि द्वारा दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें होता है। ऑप्शन ए कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऊन में क्या पाया जाता है? ऊन में सल्फर होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अनुमान कीजिए कि 1 मीटर रेशमी वस्त्र बनाने हेतु कितने कोकून चाहिए होते हैं? यदि हमें 1 मीटर रेशमी वस्त्र बनाना है तो हमें कितने कोकून की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 3000 कोकून, ऑप्शन बी 30 से 50,000 कोकून, ऑप्शन सी 10,000 कोकून, ऑप्शन डी 15,000 कोकून। तो यदि हमें 1 मीटर रेशमी वस्त्र बनाना हो तो हमें 3000 कोकून की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, नायलॉन के वस्त्र किस विधि से तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए भौतिक विधि, ऑप्शन बी यांत्रिक विधि, ऑप्शन सी रासायनिक विधि, ऑप्शन डी देसी विधि। तो नायलॉन के वस्त्र किस विधि से तैयार किए जाते हैं? रासायनिक विधि द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बुनाई की प्रमुख क्रिया नहीं है? तो बुनाई की प्रमुख क्रियाएं होती हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए शेडिंग, ऑप्शन बी पिकिंग, ऑप्शन सी ट्विस्टिंग, ऑप्शन डी बेटनिंग। तो कौन सी नहीं है? तो इसका सी होगा, यानी कि बुनाई की प्रक्रिया में ट्विस्टिंग नहीं आता। बुनाई की प्रक्रिया की यदि बात करें, इसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं या 4 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? शेडिंग, पिकिंग, बैटनिंग, लपेटना व छोड़ना। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सीक्वेंस में आपको लगाने के लिए पूछ ली जाती हैं। तो आपको याद रखना है इनका सीक्वेंस, शेडिंग, पिकिंग, बैटनिंग, लपेटना व छोड़ना। फिर है 10वां क्वेश्चन, शिशु को पोलियो का टीका किस माह में दिया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 3 माह में, ऑप्शन बी 4 से 6 माह, ऑप्शन सी 6 से 9 माह, ऑप्शन डी 9 से 12 माह। तो शिशु को पोलियो का टीका किस माह में दिया जाता है? 1 से 3 माह के अंदर ही दे दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए। तो यदि इनमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। ठीक है।